नमस्कार, मेरा मध्य प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं पुनीत पाठक और सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से दिखाते हैं। मध्य प्रदेश में मिलावटखोरों को अब आजीवन कारावास की सजा सुनाई जा सकेगी। शिवराज कैबिनेट की बैठक में इस संबंध में अध्यादेश को मंजूरी दी गई। कैबिनेट बैठक में स्वतंत्रता दिवस की 75वीं सालगिरह मनाने के लिए जिला और प्रदेश स्तर पर समिति बनाने का निर्णय भी लिया गया। इसके अलावा शराब दुकानों को संचालित करने वाले समूह को राहत देते हुए समय सीमा में 2 महीने का इजाफा किया। साथ ही सहकारिता विभाग के संशोधन विधेयक को मंजूरी दी गई। अब विधायक और सांसद सहकारी समितियों के प्रशासक बन पाएंगे। कैबिनेट बैठक में राज्यपाल के अभिभाषण पर सीएम शिवराज सिंह के वक्तव्य पर ताली बजाकर अभिवादन भी हुआ। मिलावट पर कसावट का जो संकल्प लिया हुआ था, उसमें आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान करने का भी कैबिनेट की बैठक में तय किया है। मध्य प्रदेश विधानसभा में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज राज्यपाल के अभिभाषण पर अपना वक्तव्य दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सरकारें आती जाती रहती हैं, लेकिन प्रदेश का विकास निरंतर जारी रहना चाहिए। हम सभी के सहयोग से नया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बना रहे, जिसमें समाज के सभी वर्गों का कल्याण होगा। हर व्यक्ति के लिए मूलभूत सुविधाएं, रोटी कपड़ा मकान, पढ़ाई दवाई और रोजगार सुनिश्चित होगा। सीएम ने कहा, हमारी सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट को कम किया, जो अतिरिक्त तौर पर लगा था। 1,18,455 करोड़ रुपए जनता के खातों में डाले। हर वर्ग के कल्याण के लिए संबल योजना शुरू की। गांव के विकास की पंच परमेश्वर योजना और मेधावी विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने की लैपटॉप प्रदाय योजना को फिर से शुरू किया जाएगा। सीएम ने नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ को स्वस्थ और सकारात्मक चर्चा के लिए धन्यवाद दिया। हालांकि सीएम ने अपने भाषण में पूर्व की कांग्रेस सरकार पर कटाक्ष किया और इसे लेकर सदन में भारी हंगामा हुआ। सीएम के संबोधन पर कांग्रेस ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा कि सीएम शिवराज एक सूत्री कार्यक्रम में है, मुनि की तरह प्रवचन देते रहो, तथ्यात्मक बात मत करो। वर्मा ने प्रदेश में हो रही दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर भी सरकार को जमकर घेरा। मुख्यमंत्री जी हमारे सदन के नेता हैं और उनके भाषण के बीच में जिस तरीके से टोका-टोकी हुई, सदन की परंपराओं का निर्वहन नहीं हुआ। आज उनका भाषण मध्य प्रदेश को, जो राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय मुख्यमंत्री जी का जवाब हुआ, वो हमारे मध्य प्रदेश के विकास के लिए एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। राज्यपाल जी के अभिभाषण पर कृतज्ञता पर बहस हुई थी, उस पर उत्तर देते हुए माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार का आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश का रोडमैप तैयार किया। तो उनका तो एक सूत्री कार्यक्रम है, किसी मुनि की तरह प्रवचन देते जाओ, तथ्यात्मक बात करो मत, झूठ और सच की दुकान चलाओ। विधानसभा में भी यही कर रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा में आज किसानों को दिए जा रहे बिजली के भारी भरकम बिलों को लेकर भी जमकर हंगामा हुआ। सत्ताधारी बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस दोनों दलों के विधायकों ने किसानों से ज्यादा बिजली बिल की वसूली का मुद्दा उठाया। इतना ही नहीं, आसंदी ने यह कहा कि उनके विधानसभा क्षेत्र के किसान भी अधिक बिजली बिल आने से परेशान हैं। मंत्री के जवाब के दौरान कांग्रेस के विधायकों ने किसानों को अधिक बिजली बिल देने का आरोप लगाया, जिसके बाद सदन में हंगामे के हालात बन गए। आसंदी से मामले की जांच कराने के आदेश के बाद प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने मामले की जांच कराने का आश्वासन दिया। प्रश्नकाल के दौरान सोहागपुर से बीजेपी विधायक विजयपाल सिंह ने यह सवाल उठाया कि सिंचाई के लिए तय पावर के बिल के बजाय ज्यादा हार्स पावर के बिल थमाए जा रहे हैं। बिल जमा न करने पर बिजली कंपनी के अफसर किसानों को धमकाते भी हैं। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने 11 महीने के दौरान 23,000 करोड़ का कर्जा लिया है, जिसे लेकर पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि कर्जा अगर विकास के लिए लिया जाए तो खराब नहीं, लेकिन ये सरकार का मिस बजट मैनेजमेंट है, जिसके चलते सरकार लगातार कर्ज ले रही। तरुण भनोट ने कहा कि सरकार ने खुद सदन में बताया कि कोरोना के लिए उन्होंने 745 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, जबकि सरकार ने ऐसा
महिमा मंडन किया कि 23,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा लिया है उसमें सबसे ज्यादा कोरोना पर खर्च कर दिया। पूर्व मंत्री ने सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार सवालों के जवाब नहीं दे पा रही, केवल झूठ बोला जा रहा है, प्रदेश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। हर जगह ये कहता है, कोविड में कहा जाता है कि कोविड में बहुत खर्चा हुआ। उस 745 करोड़ में से स्वास्थ्य विभाग का पहले से आवंटित पैसा भी था, केंद्र सरकार का पैसा भी था, तो 23,000 करोड़ में से अगर 745 करोड़ हम 500 करोड़ कोविड का निकाल भी दें तो बाकी पैसा कहाँ गया। मध्य प्रदेश कांग्रेस में एक बार फिर से कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के वरिष्ठ नेताओं से नाराजगी जाहिर की। कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में अनुसूचित जाति विभाग की बैठक हुई, जिसमें पार्टी की कार्यप्रणाली पर कई सवाल उठ गए। इस दौरान पदाधिकारियों ने कहा कि अनुसूचित जाति विभाग के पदाधिकारियों को मंच पर स्थान और पार्टी में सम्मान नहीं मिलता। इतना ही नहीं, बैठक को संबोधित करते हुए एनएसयूआई प्रदेश अध्यक्ष और कांग्रेस विधायक विपिन वानखेड़े ने यहां तक कह दिया, यदि हक न मिले तो लड़ना चाहिए, यदि राजनीति में स्थान और सम्मान नहीं मिलता तो वरिष्ठों से छीनना पड़ता है। बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। ये कोई बड़ी बात नहीं है और हमारे परिवार के सदस्यों को जितना अधिकार एक बच्चे का अपने पिता पर होता है, ये उसी प्रकार की बात है। अगर हमारे परिवार के किसी छोटे सदस्य को सम्मान नहीं मिल रहा है तो अधिकार पूर्वक बड़े से सम्मान छीनकर ले सकता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस एक बार फिर तीनों केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ किसान महापंचायत का आयोजन करने जा रही है। कांग्रेस ने सपा, बसपा, आम आदमी पार्टी से इस महापंचायत के लिए समर्थन मांगा, लेकिन इसे गैर राजनीतिक कार्यक्रम बताया। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने भोपाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि इस आयोजन को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से चर्चा हो चुकी। आगामी 4 मार्च को रतलाम से इसकी शुरुआत होगी। फिलहाल 4, 5 और 6 मार्च को होने वाले आयोजन का खाका तैयार है। महापंचायत के लिए मंच नहीं बनाए जाएंगे, ट्रैक्टर ट्रॉली को जोड़कर सभा का आयोजन होगा। कांग्रेस ने अब तक 26 किसान संगठनों का समर्थन मिलने का दावा किया। हिंदू महासभा से भी समर्थन मांगा गया। दिग्विजय सिंह ने बताया, आयोजन में किसी भी पार्टी या संगठन का झंडा नहीं लगेगा। उन्होंने बताया कि किसानों के आंदोलन को 90 दिन से ज्यादा हो गए। आंदोलनकारी किसानों को इस दौरान पाकिस्तानी खालिस्तान समर्थक, नक्सली तक बताया, लेकिन ना तो उनका धैर्य टूटा और ना ही उन्होंने कोई आपा खोया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के लाल किले उपद्रव कांड में किन संगठनों का हाथ है, इसकी जांच होनी चाहिए। हम लोगों ने यह तय किया है कि पूरे तरीके से हम ये गैर राजनीतिक ढंग से किसान महापंचायत कराएंगे और रतलाम से हम शुरू करेंगे। इस बारे में मेरी कमलनाथ जी से बात हुई है। समाजवादी पार्टी के श्री गौरी सिंह यादव, बहुजन समाज पार्टी के रमाकांत पिप्पल, इन सब से बातचीत हुई है। उन्होंने सबने सहमति दी कि वे इसमें अपने कार्यकर्ताओं को निर्देश देंगे शामिल होने के लिए। नाथुराम गोडसे का मंदिर बनाकर जलाभिषेक करके चर्चा में आए बाबूलाल चौरसिया ने कांग्रेस की सदस्यता लेकर कांग्रेस नेताओं को ही आमने सामने ला दिया। विपक्ष खुद ही नहीं समझ पा रहा कि करें तो क्या करें। पूर्व पीसीसी चीफ अरुण यादव ने बाबूलाल को पार्टी में शामिल करने को लेकर खुलकर मोर्चा खोल दिया। यादव ने कहा, गोडसे को मानने वाले गांधी की विचारधारा से मेल मिलाप करें उचित नहीं। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ उनके नहीं बल्कि लाखों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के विचार हैं। अरुण यादव ने ऐलान कर दिया कि वो चुप नहीं रहेंगे। अरुण यादव ने सवाल उठाया कि ऐसे तो आगे गोडसे को देशभक्त बताने वाली भोपाल सांसद प्रज्ञा ठाकुर को भी कांग्रेस में प्रवेश करने पर क्या कांग्रेस उन्हें स्वीकार कर लेगी। अरुण यादव जिस बाबूलाल चौरसिया के कांग्रेस में आने से भड़के हैं, वो नाथुराम गोडसे का मंदिर बनाकर गोडसे का जलाभिषेक करके चर्चा में आए। बाबूलाल चौरसिया को ग्वालियर दक्षिण सीट से कांग्रेस विधायक प्रवीण पाठक कांग्रेस में लाए। बाबूलाल वार्ड क्रमांक 44 से पार्षद हैं और वार्ड क्रमांक 44 हिंदू महासभा का गढ़ है। अरुण यादव के ट्वीट के बाद पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह, पूर्व मंत्री सुभाष कुमार और महामंत्री वीर सिंह रघुवंशी यादव के साथ खड़े हैं, जबकि पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा प्रवीण पाठक का बचाव करते दिखे।
और मुझसे कह दिया ये सब महान भावों को नमस्कार करो। मैं सबको कर लिया। जो चित्र लगे थे क्या समझे, उसमें महाराणा प्रताप थे, शिवाजी राव थे, और भी जो है थे महापुरुष होंगे। वो बोले जो है इधर जो है पानी, तो मैं जो है डाल दी। मुझे ये नहीं मालूम था कि मूर्ति कौन की है, किसकी मूर्ति थी। बाद में जब नारा लगाया तब मैं समझ आया। तब मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने मेरे साथ ठीक नहीं किया, आपने मुझे धोखे में रखा। जो है मैं जब मेरी आत्मा कोई गवारा नहीं करती है, हिंदू महासभा की मुझे छाप लगी थी, पार्षद था हिंदू महासभा से, लेकिन मेरे साथ ये धोखा क्यों। गोडसे की विचारधारा और कांग्रेस की विचारधारा का मिलन नहीं हो सकता है, और उसका हम विरोध पहले भी करते रहे, आगे भी करते रहे। गांधी हमारे मूल है, इस देश के मूल है, उनकी विचारधारा ही देश में चल रहा है। कैसे गोडसेवादी गलत नीतियों से अलग करके लोगों को महात्मा गांधी के विचारों से जोड़ना, यही कांग्रेस पार्टी का मूल है। इस देश से नफरत, घृणा, उसको खत्म करने का काम कांग्रेस पार्टी हमेशा करती रहेगी। गांधी जी के नाम को उपयोग करते हुए अपनी राजनीतिक उल्लू को सीधा करने वाले कांग्रेसियों को अब क्या हो गया, गांधी जी को भूल गए। गांधी जी के नाम पर अभी तक राजनीति करने वाले कांग्रेस के नेताओं को इसका स्पष्टीकरण देना पड़ेगा। गोडसे का पुजारी जी, अब कांग्रेस की सवारी जी। दरअसल इससे कांग्रेस का दोहरा चरित्र समझ में आता है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज दीनदयाल अंत्योदय रसोई योजना के दूसरे चरण में नवीन 100 रसोई केंद्रों का वर्चुअली शुभारंभ किया। साथ ही योजना की निगरानी के लिए बनाए गए पोर्टल का लोकार्पण किया। योजना को लेकर एक ऐप बनाया गया जिससे रसोई केंद्र की लोकेशन पता चल सकेगी। खनिज विकास निगम और एमएसएमई विभाग ने रसोई योजना के लिए 10-10 लाख रुपए की राशि दान की। कार्यक्रम भोपाल के मिंटो हॉल में हुआ, जहां से सीएम शिवराज सिंह ने इंदौर, उज्जैन, मुरैना, धार और छतरपुर जिले के रसोई केंद्रों के लाभार्थियों से वर्चुअली संवाद किया। सीएम शिवराज सिंह ने अपने संबोधन में कहा कि हमारी सरकार सबकी है, लेकिन जो सबसे ज्यादा गरीब है वो हमारे लिए सबसे पहले। सीएम शिवराज ने इस दौरान संबल योजना समेत प्रदेश सरकार की अन्य जन कल्याणकारी योजनाओं, उपलब्धियों और कामकाज की जानकारी दी। कार्यक्रम को मंत्री भूपेंद्र सिंह और मंत्री ओपीएस भदौरिया ने संबोधित किया। दोनों मंत्रियों ने सीएम शिवराज सिंह की जमकर तारीफ की। सेवा की भावना से काम करें भाई, परहित सरित धर्म नहीं भाई। इससे बड़ा धर्म क्या है? भूखे को भोजन और प्यासे को पानी। हमारे मंत्री द्वय बैठे हैं, उनकी टीम बैठी है, ठीक से इस योजना की देखरेख करें और बाद में फिर और कहां खोलना, जरा योजना बनाए ताकि गरीब का पेट अगर भरा रहेगा तो उसके चेहरे पर आनंद रहेगा। माननीय मुख्यमंत्री जी के मन में एक हमेशा तड़प रहती है कि हम गरीब के लिए कितना अधिक से अधिक काम कर सकते हैं, और उसी सोच का परिणाम है ये योजना आज प्रारंभ हो रही है। जो लोग, मैंने महसूस किया है कि जो लोग गांव से शहर में आते थे, खासतौर से बड़े महानगरों में, तो उनको रुकने और खाने की बड़ी समस्या रहती थी, और उस समस्या के ऊपर भी आदरणीय शिवराज सिंह जी का ध्यान गया। ये बात काबिले तारीफ है। ग्वालियर से अगवा हुई एक नाबालिग लड़की को 24 घंटे में पुलिस ने ढूंढ निकाला। अपहरणकर्ता ने लड़की को डरा धमकाकर दुष्कर्म किया और फिर दिल्ली भागने की फिराक में था, लेकिन पुलिस ने उसे पहले ही गिरफ्तार कर लिया। दरअसल गोला का मंदिर थाना इलाके में प्रगति विहार निवासी 17 साल की छात्रा 2 दिन पहले लापता हुई थी। छात्रा के परिजनों ने अपने स्तर पर छानबीन की, लेकिन जब कुछ पता नहीं चला तो 24 घंटे पहले थाने पहुंचे और सूचना दी। इस पर पुलिस ने अपहरण का मामला दर्ज करते हुए तलाश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि सिरसौद गांव का रहने वाला रिंकू छात्रा को ऑटो में बिठाकर ले जा रहा है। पुलिस आरोपी के घर पहुंची तो पता चला कि वो दिल्ली जाने के लिए निकला है। तुरंत पुलिस ने स्टेशन के पास से आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। ये एक नाबालिग से किडनैपिंग रेप का प्रकरण था, जिसमें कि आरोपी गिरफ्तार हो गया है। फरियादिया को दस्तयाब कर लिया गया। भारतीय सेना के लिए गोला बारूद और तोपों की टेस्टिंग करने वाली जबलपुर की एलपीआर यानी कि लॉन्ग प्रूफ रेंज में चोरों ने सेंध लगा दी। यहां से 125 mm एंटी टैंक एम्यूनेशन बम के खोल को चुरा ले गए। तकनीकी भाषा में इन्हें पेनिट्रेटर कहा जाता है, जिसमें महंगी धातु टंगस्टन का इस्तेमाल होता है।
पेनिट्रेटर को एंटी टैंक एम्यूनिशन बम के अगले भाग में लगाया जाता है, जिन्हें एलपीआर से अज्ञात चोर ले उड़े। इस घटना को लेकर एलपीआर में हड़कंप है। ये पूरा इलाका रक्षा मंत्रालय के अति संवेदनशील इलाकों में शुमार है, जहां सिर्फ खमरिया फैक्ट्री और एलपीआर प्रबंधन समेत सेना के आला अधिकारी ही प्रवेश कर सकते हैं। ऐसे में 3 बमों को खोलकर उनसे कीमती पार्ट्स को चुरा ले जाने पर बड़े सवाल है। लॉन्ग प्रूफ रेंज खमरिया के प्रबंधक ने मामले की शिकायत खमरिया पुलिस थाने में कर दी है। अधिकारी जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रहे हैं। 3 जो उपकरण हैं उनको टेस्ट करने के लिए लाया गया था और घटना की रिपोर्ट हुई है 5 दिन बाद। तो जब ये मालूम चला कि पूरा बम नहीं गया है, बम का एक कंपोनेंट गया हुआ है, वो कंपोनेंट है टंगस्टन पेनिट्रेटर। तो यानी कि उसमें जो भी चीज़ें होती हैं वो ले गया है। जबलपुर में करंट लगाकर हाथी के शिकार के मामले में एनजीटी ने बड़ा फैसला सुनाया। एनजीटी यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पर्यावरण मंत्रालय की सेंट्रल मॉनिटरिंग कमेटी को मामले में कार्रवाई करने का आदेश दिया। साथ ही एनजीटी ने आदेश दिया कि दूसरे प्रदेश से भटककर मध्य प्रदेश आए हाथियों की सुरक्षा और रहवास की व्यवस्था की जाए। बता दें, ओडिशा के जंगल से भटककर आए राम और बलराम नाम के 2 हाथियों में से एक हाथी को करंट के तार बिछाकर मौत के घाट उतारा गया था। ये घटना 28 नवंबर की है, जब जबलपुर के मोहास गांव के पास में हाथी का शव बरामद हुआ। इसमें 2 शिकारियों को गिरफ्तार करने के साथ साथ लापरवाह अफसर पर कार्रवाई नहीं की गई। माननीय एनजीटी ने एक अपना फैसला सुनाया है और एक सख्त निर्देश वन विभाग को एवं सरकार को जारी किए हैं कि उस एक्सपर्ट कमेटी का क्रियान्वयन हो और ऐसे नियम कायदे बनाए जाएं ताकि इस प्रकार की दुखद घटना की पुनरावृत्ति ना हो। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने अभिभावकों की टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि अप्रैल महीने से शुरू होने वाली परीक्षाएं ऑफलाइन होंगी, जिसमें बच्चों को हमेशा की तरह स्कूल जाकर आसपास बैठकर परीक्षाएं देनी पड़ेंगी। और इसको लेकर कोरोना संक्रमण का खतरा बढ़ गया, क्योंकि महाराष्ट्र में एक स्कूल में ऐसा ही मामला सामने आया, जहां शिक्षिका को कोविड पॉजिटिव पाए जाने के बाद स्कूल को सील करना पड़ा। बढ़ते संक्रमण के कारण अभिभावक अब ये मांग करते हैं कि जब परीक्षाओं को ऑनलाइन करवाने की सुविधा है तो फिर ऑफलाइन परीक्षा करवाकर बच्चों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। वहीं जिला शिक्षा विभाग कहता है कि आगे जो भी गाइडलाइन जारी होंगी उसका पालन किया जाएगा। अभी तक परीक्षा ऑफलाइन करवाने के ही निर्देश हैं। जहाँ तक भी गवर्नमेंट स्कूल्स का है तो वहाँ पे ऑफलाइन एग्जाम ही लिए जाएंगे। नहीं तो पूरे एसओपी जो भी जारी की है कि विद मास्क रहेंगे भोपाल में, और जो भी प्रिकॉशंस अभी जो क्राइसिस मैनेजमेंट ने लिए उस अनुसार कार्रवाई की जा रही है। ग्वालियर के जयरोग्य अस्पताल में माधव डिस्पेंसरी में 2 फर्जी स्वास्थ्य कर्मचारी पकड़े गए। दोनों स्वास्थ्य कर्मचारियों को पुलिस के हवाले कर दिया। फर्जी स्वास्थ्य कर्मचारियों के पास कमला राजा अस्पताल का फर्जी ऑफर लेटर मिला है। दोनों ने बताया कि उन्होंने अपनी नियुक्ति के लिए 1,20,000 रुपए दिए हैं। अब मामले की जांच अस्पताल प्रबंधन कर रहा है। इस बात का खुलासा तब हुआ जब अस्पताल अधीक्षक RKS धाकड़, प्रबंधक अनिल मेवा फरोज समेत सहायक प्रबंधक माधव डिस्पेंसरी में राउंड के लिए निकले थे। जब वे हड्डी जोड़ विभाग में पहुंचे तो 2 युवकों की गतिविधियां उनको संदिग्ध लगी। पकड़ा गया फर्जी कर्मचारी अजीत भरतपुर का रहने वाला है, तो वहीं मोहित ग्वालियर का रहवासी। जॉन लेटर मिला है, मतलब कहीं नौकरी कर रहे थे जीएच में ही हॉस्पिटल में। चेकिंग में वो ही चेक कर रहे थे धाकड़ साहब ही, तो उन्होंने पकड़ा है। कहीं निरीक्षण कर रहे थे वो, तो उसमें ये लोगों का चेक करा तो कहीं कोई डिटेल नहीं दिखी उन्हें। दोनों लड़कों के द्वारा बताया गया है कि अन्नू लोधी द्वारा हमसे 1,20,000 रुपए लेकर के और ये पत्र जारी किया है। इसमें जांच करेगी, वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत करा के इसकी विवेचना करेगी। मध्य प्रदेश पुलिस ने कोरोना काल को अवसर में बदल कर दिखाया। आपदा को अवसर में बदलने का काम पुलिस मुख्यालय की ट्रेनिंग शाखा में किया गया। ट्रेनिंग शाखा ने आम दिनों में होने वाली ट्रेनिंग के खर्चे पर कटौती करते हुए पुलिस विभाग के करीब 1,73,00,000 रुपए बचाए हैं। यदि यही ट्रेनिंग आम दिनों में होती तो महज 25 कोर्स हो पाते और 800 पुलिसकर्मी ट्रेनिंग का हिस्सा बन पाते, जिसमें से एक पुलिसकर्मी पर तकरीबन 1,869 रुपए का खर्चा आता और 1,73,00,000 रुपए का खर्चा कुल मिलाकर बैठता।
लेकिन कोरोना काल की आपदा को अवसर में बदलकर एक पुलिसकर्मी की ट्रेनिंग पर 1869 रुपए की जगह महज 100 रुपए का खर्चा आया। इस बात का खुलासा ट्रेनिंग शाखा की प्रशिक्षण मूल्यांकन 2020 की सर्वे रिपोर्ट से हुआ। हाल ही में डीजीपी विवेक जौहरी ने इसका विमोचन किया। इसमें हमने वेबएक्स का एक सॉफ्टवेयर हम लोगों ने लिया और अलग दूसरे सॉफ्टवेयर पे भी हम लोगों ने काम किया, तो हमारी कॉस्ट बहुत कम हो गई। हमें सिर्फ इंटरनेट के थ्रू जो है हमारी आउटरीच बढ़ानी पड़ी और इसीलिए हमारा जो ट्रेनिंग का जो एक्सपेंस था वो घट करके 1800 से अप्रॉक्सीमेटली 100 रुपए तक आ गया। कोरोना की वजह से छत्तीसगढ़ में स्कूल कॉलेज बंद होने की झूठी खबर बड़ी तेजी से वायरल हुई। पूरे शहर में IBC 24 के नाम पर इस फर्जी खबर को तेजी से वायरल किया गया। ये खबर तकरीबन 1 साल पुरानी है, जिसमें आज के दौर के हिसाब की कोई सच्चाई नहीं, पिछले साल की खबर है और इसमें पढ़ते हुए यही बताने का प्रयास था कि उस समय क्या हालात थे, उस समय का अपडेट क्या था। फिलहाल ऐसी कोई स्थिति नहीं, फिलहाल स्कूल कॉलेज बंद होने की कोई सूचना नहीं, कोई आदेश नहीं। IBC 24 अपने दर्शकों से बार बार अपील करता है कि वे इस क्लिप को आगे फॉरवर्ड ना करें। कोरोना को लेकर किसी भी तरह का कोई पैनिक क्रिएट ना करें। IBC 24 में तकरीबन साल भर पहले चली हुई इस पुरानी खबर को आज का बताकर वायरल किया गया। ऐसी झूठी अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ IBC 24 पुलिस में FIR दर्ज करवाएगा। IBC 24 अपने दर्शकों से बार बार कहता है कि सही और तथ्यपूर्ण खबरों के लिए केवल और केवल IBC 24 देखें और किसी भी फेक वायरल खबर और न्यूज पर आंख मूंद कर भरोसा ना करें। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों अपडेट्स का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार।